सभी को नमस्कार। अब तक हम आहार एवं पोषण में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन वगैरह की बात, प्रोटीन की बात कर चुके थे और विटामिन्स की बात हम कर रहे थे। और विटामिन्स में भी हमने वसा विलेय विटामिनों की बात कर ली थी। जल विलेय विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चल रहा था और बी कॉम्प्लेक्स में भी B1, B2 और B3 की बात कर चुके थे। अब बात करनी है B5 की। B5 विटामिन, भाई हमारा टॉपिक तो चल रहा है आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन, और इसमें हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की। और विटामिन्स में भी हम वसा विलेय विटामिन्स पढ़ चुके थे और अब बात कर रहे हैं हम जल विलेय विटामिन्स। जल विलेय विटामिन्स इसमें हमें पढ़ना है विटामिन B3 पढ़ चुके थे। विटामिन B5 की बात करते हैं। 3 के बाद विटामिन B5। अन्य नाम देखते हैं, तरीका वही है। अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम में आ जाएगा पायरिड, पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल या पेंटाथेनिक एसिड। और देखते हैं अन्य नाम के बाद इसके कार्य की बात करें तो भाई विटामिन B5 खुद श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा था। विटामिन B2, B3 और B5 ये श्वसन की क्रिया में भाग लेंगे, सहायता करते हैं। B2 और B3 की हमने बात की NAD या NADP, और वो विटामिन B2 की बात करें तो उसमें विटामिन B2 श्वसन क्रिया में ही FMN और FAD का निर्माण कर रहा था। तो यहाँ पर अब बात करते हैं B5 की, तो ये स्वयं विटामिन B5 को एंजाइम A के रूप में कार्य करता हुआ श्वसन में सहायक है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्किन और हेयर्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कौन सा? विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड। तो लिखते हैं इसके कार्य में बात करते हैं कि एक तो कि श्वसन रेस्पिरेशन, श्वसन या रेस्पिरेशन में ये विटामिन कोएंजाइम A के रूप में कार्य करता है। कोएंजाइम A के रूप में कार्य करता है। के रूप में कार्य करता है। और भी बात करें इस विटामिन B5 की तो त्वचा एवं बालों की, स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए, त्वचा एवं बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक। विटामिन B5, पेंटाथेनिक एसिड, कैसे ये श्वसन या रेस्पिरेशन और हेयर और स्किन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसकी हमने बात की।
इसके बाद कार्य के बाद देखते हैं इसकी कमी, कमी से क्या हो जाएगा। कमी की बात करें तो देखें डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस कॉमा, डर्मेटाइटिस बोले तो स्किन में क्या हो जाता है, त्वचा में बिल्कुल परतें, पतली पतली परतें बनकर त्वचा का उतरना डर्मेटाइटिस। डर्मेटो कहाँ से वर्ड आया, या डर्मिस किसे कहते हैं, स्किन को, त्वचा को कहते हैं, और वहीं से हमने क्या वर्ड लिया, डर्मेटाइटिस। ठीक है, पीछे आइटिस लग गया है, दैट मीन्स इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, डर्मेटाइटिस। और देखते हैं बालों का समय से पूर्व ही सफेद होना, समय से पूर्व ही सफेद होना। तो ये हमने बात की, इसकी कमी से क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। विटामिन B5 की कमी से हमने कार्य देखे, और उसके बाद कमी की बात की कि किस तरह से कमी, विटामिन B5 की कमी से क्या दिखाई देता है। कमी के बाद हम बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। विटामिन B5 का एक बहुत अच्छा सोर्स है यीस्ट, कवक। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, कवक है। बट क्या है, इसका प्रयोग हम बेकरी प्रोडक्ट्स में या ब्रेड वगैरह बनाने के काम लिया जाता है। ये यीस्ट, खमीर उठाना, तो यीस्ट हुआ, दूध, अंडा, और भी जैसे हम बात करें मूंगफली, पीनट्स, इनमें ये खूब सारा पाया जाता है विटामिन B5। तो स्रोत लिख लेते हैं इसके, लास्ट में आ जाएगा स्रोत, सोर्सेज, स्रोत। तो सोर्सेज में लिख सकते हैं दूध, यीस्ट, अंडा, यकृत बोले तो लीवर, मछली, और अगर बात करें इसमें पत्तेदार सब्जियां भी आ जाएंगी, पत्तेदार सब्जी, पनीर में भी होगा। तो सोर्सेज देखे हमने, विटामिन B5 के नाम देखा, कार्य देखे। पहले भी आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन इनके अदर नेम से, इनके फंक्शन से या इनकी कमी से होने वाले रोगों पर पूछते हैं। उसी सीक्वेंस में हम पढ़, सोर्सेज पर काफ़ी कम क्वेश्चन है, क्योंकि सोर्सेज क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सोयाबीन, तो सोयाबीन आगे इसके पढ़ेंगे हम विटामिन B6। विटामिन B6 सोयाबीन में खूब पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन भी खूब पाया जाता है। ये सोयाबीन विटामिन D का भी अच्छा सोर्स है। तो कई बार क्या होता है, सोर्सेज क्या होता है, ओवरलैप कर जाते हैं, दूसरे विटामिन भी होते हैं, इसलिए सोर्सेज पर MCQs क्वेश्चन कम बनने के चांस रहते हैं। खैर, विटामिन B5 की देखी बात हमने की, जल विलेय विटामिन B1 2 3 के बाद 5, अगला विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B6 तरीका पढ़ने का वही। सबसे पहले देखेंगे अन्य नाम, पायरिडॉक्सिन। अन्य नाम देखते हैं, पायरिडॉक्सिन,
पायरिडॉक्सिन। और बात करें कार्य, भाई विटामिन B6 का कार्य देखें तो ये प्रोटीन उपापचय में सहायक, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सहायक, यानी आहार नाल में जैसे आपने खा तो लिया, प्रोटीन खा लिया, अब उसका एब्जॉर्प्शन होना, उससे ऊर्जा मुक्त करना, उससे विभिन्न कार्य हो पाना, प्रोटीन की सहायता से विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना, यानी प्रोटीन से संबंधित जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, इन्हें कौन इंड्यूस करता है? एक तरह से ये विटामिन B6। और भी बात करते हैं, ये विटामिन B6 क्या होता है? टीबी की ग्रोथ को, टीबी की वृद्धि को रोकता है। इसका मतलब समझे, टीबी की वृद्धि को रोकता है, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन B6 लेंगे तो टीबी ठीक हो जाएगी, ना ही इसका मतलब ये है कि विटामिन B6 हमें टीबी से बचाता है। भाई टीबी तो किससे होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरिया से हो रहा है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, मान लिया कि किसी को टीबी हो गई, अब उसकी बॉडी में क्या होती है? टीबी एक अंग से दूसरे अंग तक, यानी ये ग्रोथ करती है, फैलती है, रोग का प्रसार होता है। तो ये वाला विटामिन इसके फैलाव को रोक देता है। मतलब क्या है? ना तो ये ठीक कर रहा है टीबी को, ना ही ऐसी बात है कि इसकी कमी से टीबी हो गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी को टीबी हो गई और ऐसे में अगर इस विटामिन B6 की कमी हो गई तो टीबी शरीर में आसानी से फैलती है। तो ये टीबी की वृद्धि को रोकता है, ना तो ठीक करता है, ना ऐसे कि इसकी कमी से टीबी हो जाती है। टीबी तो किससे होता है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। तो हमने कार्य देखे विटामिन B6 के, आगे बात देखते हैं, इसकी कमी कर देते हैं। तो ये एक और ऐसा विटामिन जिसकी कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है। हमने बात की है विटामिन B3 से लेकर B3, B5 और अब ये B6 में भी डर्मेटाइटिस देखते हैं। शारीरिक विकास अवरुद्ध, यानी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। कॉमन उल्टी, दस्त एवं शारीरिक कमजोरी का अनुभव। अनुभव करना। विटामिन B6, आगे बात करते हैं। नाम देख लिया, कार्य देख लिया, कमी देख ली, अब इसके स्रोत की बात कर लेते हैं। तो सोर्स में देखते हैं हम सोयाबीन, मूंगफली, फलीदार भोजन, फली होती है ना, जैसे सब्जियों में देखते हैं अपन फलियां, फली वाले लेग्यूम्स, फलीदार भोजन, कॉमा फलीदार जैसे होता है ना भाई, ग्वारफली वगैरह, सिंपल सी जो फली वाला लेग्यूम्स जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो फलीदार भोजन। और बात करें अंडा, मांस, मछली,
आदि। अच्छा, यहाँ इसकी बात करें कि ये विटामिन B6 एंटी न्यूराइटिक विटामिन भी है, यानी तंत्रिका तंत्र के वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉमा करके एक और इसका कार्य लिख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक। ठीक है, एंटी न्यूराइटिक विटामिन है, तो इसकी कमी से एक और चीज लिख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र का विकास न होना। ये हमने देखा विटामिन B6 की बात की, अन्य नाम देखे, कार्य देख लिया कि कमी से क्या हो सकता है, कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से रोग हो सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा सोर्स की स्रोत क्या है। विटामिन B6 के बाद आगे बात करते हैं विटामिन B7, बायोटीन या विटामिन H भी कहते हैं। ये विटामिन B7 की अगर बात करें तो विटामिन B7 का मेन फंक्शन क्या है? शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। कोशिकीय वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। और यहां पर हमने क्या देखा कि विटामिन B6 क्या करता है? प्रोटीन उपापचय में सहायक। विटामिन B7 तीनों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के उपापचय में सहायक है। लिख सकते हैं विटामिन B6 के बाद अगला विटामिन B7 विटामिन B7 अन्य नाम लिख लेते हैं, अन्य नाम देखें, बायोटीन, या विटामिन H, विटामिन H, कार्य की बात करें कार्य में अगर बात करें विटामिन B7 के, तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय में सहायक। अब इनके उपापचय में सहायक है तो कोशिकाओं का वृद्धि और विकास भी ये विटामिन B7 का ही कार्य हो जाएगा, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे, और उनके उपापचय में सहायता कर रहे, यानी उनका पाचन, अवशोषण, विभिन्न क्रियाओं में इनका भाग लेना, ये सभी इनका उपापचय कहलाएगा, इनका मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। तो इनका पूरा फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहा है विटामिन B7, बायोटीन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कार्य के बाद कमी। तो विटामिन B7 की कमी हो गई तो व्यक्ति में हम देखते हैं कि विटामिन B7 की कमी से शारीरिक विकास में कमी, और देखें बालों का झड़ना, हेयर फॉल, और देखें
शारीरिक विकास में कमी, बालों का झड़ना। और हम देखते हैं इसमें भी डर्मेटाइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं, डर्मेटाइटिस। और लास्ट में देख लेते हैं इसके स्रोत, विटामिन B7 के स्रोत। स्रोत में देखते हैं सबसे प्रमुख है इसका स्रोत अंडा। लेकिन कैसा अंडा? पका हुआ या उबला हुआ? पका हुआ या उबला हुआ? कच्चा अंडा तो खाना ही नहीं है। अपन ने बात भी की थी पहले कि कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। तो कच्चा अंडा खाने से क्या होता है, ये विटामिन B7 का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रुक जाता है। कच्चे अंडे में पाया जाता है एविडिन, जो इस विटामिन B7 के अवशोषण को रोक देता है। अपन लिख चुके हैं ये बात। अपन ने विटामिन की जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे उस समय कुछ पॉइंट भी लिखे थे कि हीट सेंसिटिव विटामिन, एंटी न्यूराइटिक विटामिन, या इस तरह से विटामिन B7 के लिए हमने लिखा था कि कच्चा अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ हमने देख लिया कि विटामिन B7 के फंक्शन क्या देखे। अच्छा, स्रोत की बात कर रहे हैं तो अंडा हो जाएगा, यकृत, मांस, और देखें दालें और साबुत अनाज। साबुत अनाज बार बार बता चुका हूं, साबुत अनाज क्या है, ठीक है। प्रोसेस्ड अनाज नहीं होना चाहिए, साबुत अनाज आदि। ये बात हुई विटामिन B7 की। विटामिन B7 में हमने देखा कि किस तरह से इसके फंक्शंस देखे हमने कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तीनों जो मेन कंपोनेंट है हमारे फूड के, तीनों के मेटाबॉलिज्म में क्या है, विटामिन B7 सहायक है। विटामिन B7 के बाद अगला विटामिन आता है विटामिन B9। विटामिन B9 विटामिन B9 अन्य नाम देखते हैं विटामिन B9 का। विटामिन B9 के अन्य नाम की बात करें तो विटामिन M या फोलेसिन, फोलेसिन, फॉलिक अम्ल, कार्य देखें विटामिन B9 का, फोलेसिन का, तो ये आरबीसी के विकास में सहायक, विकास में सहायक, यानी आरबीसी जो अविकसित अवस्था में, तो इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में बदलना, यानी परिपक्व आरबीसी में बदलना। अपरिपक्व आरबीसी आकार में भी बड़ी होती है और परिपक्व आरबीसी आकार में छोटी होती है। अपरिपक्व में केंद्रक होता है जबकि परिपक्व में केंद्रक नहीं होता। तो अपरिपक्व से परिपक्व बनाना आरबीसी को, आरबीसी के विकास में सहायक है कौन, विटामिन B9। विटामिन B9 की अगर कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है आरबीसी का विकास नहीं हो पाएगा, परिपक्व नहीं हो पाएगा, आरबीसी बड़े आकार की रह जाएगी। और ऐसी अपरिपक्व आरबीसी या बड़े आकार के आरबीसी की जब अधिकता हो जाती है, यानी विकसित आरबीसी या डेवलप्ड आरबीसी या परिपक्व आरबीसी की क्या हो गई, कमी हो गई। तो आरबीसी की कमी हो गई तो इसे तो कहेंगे एनीमिया।
और चूंकि जो आरबीसी प्रेजेंट है वो कैसी है, बड़े आकार की, लार्ज साइज्ड है, यानी इन्हें कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं या मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, यानी जिसका मतलब आरबीसी क्या है, बड़े आकार की अपरिपक्व आरबीसी है। तो लिखते हैं इसमें कार्य के बाद विटामिन B9 का कार्य देख लिया। अब कार्य के बाद आगे बात करते हैं कमी। तो हम देखते हैं कमी से, विटामिन B9 की कमी से आरबीसी का परिपक्वन नहीं हो पाता। न हो पाने से बड़े आकार की अपरिपक्व आरबीसी ज्यादा रक्त में, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, रक्त में बड़े आकार की अपरिपक्व आरबीसी ज्यादा दिखाई देती है। और इसे हम कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मेगा चलो मेगालोब्लास्टिक ही ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बड़े आकार की आरबीसी हो जाती है, अपरिपक्व आरबीसी। बड़े आकार का होना मतलब ये नहीं कि अच्छी है, बल्कि वो इमैच्योर है। अपरिपक्व आरबीसी ऐसी ज़्यादा होगी तो ऐसे में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में क्या आती है, कमी आने लगती है। तो हमने विटामिन B9 के अन्य नाम देखे, कार्य देखे, और कमी से हमने क्या हुआ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा। अब इसके स्रोत की बात करें, विटामिन B9 के स्रोत, तो सबसे अच्छा स्रोत या सबसे रिच सोर्स होता है इसकी हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक वगैरह, पालक, पुदीना, धनिया वगैरह स्रोत हो जाएंगी हरी पत्तेदार सब्जियां। स्रोत की भी बात होगी। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स में लास्ट विटामिन आ जाएगा अब विटामिन B12, अंतिम विटामिन B कॉम्प्लेक्स का विटामिन B12। अन्य नाम की बात करें, विटामिन B12 का अन्य नाम साइनेकोबाल्मिन, या केवल कोबाल्मिन भी कह देते हैं। या कैसल एक्सट्रिंसिक कारक भी कहते हैं। कैसल एक्सट्रिंसिक कारक।
अन्य नाम देख लिए, कई इसके अन्य नाम साइनेकोबाल्मिन पर खूब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी के विटामिन के नाम पर पूछा गया तो ये साइनेकोबाल्मिन। इसका नाम इसमें संरचना में दर्शाता है कि इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। कोबाल्ट, आगे हम मिनरल्स पढ़ेंगे, खनिज लवण, तो उसमें भी बात करेंगे कि कोबाल्ट विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये हमने बात की साइनेकोबाल्मिन की, कोबाल्ट हमने इसमें देखा। आगे बात करते हैं अन्य नाम के बाद कार्य। इसके कार्य की बात करें तो ये आरबीसी उत्पादन में सहायक, और देखें डीएनए निर्माण में भी सहायक है, डीएनए संश्लेषण में सहायक। कमी की बात कर लेते हैं कि इसकी कमी से क्या होगा। कमी में हम देखते हैं कि इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से आरबीसी का निर्माण ही कम होगा। देखो अंतर क्या है 7 और 12 में, सॉरी 9 और 12 में। ये 9 तो क्या कर रहा है, इसका मैचुरेशन कर रहा था, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं, आरबीसी का मैचुरेशन कर रहा था, परिपक्वन कर रहा था। लेकिन B12 की कमी से तो वो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, परिपक्व होना तो बाद की बात है। यानी इसमें क्या होगा, आरबीसी की काउंट में या आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, और जिसे हम कहते हैं घातक या पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। तो कमी से, विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा घातक या पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस घातक को ही कहते हैं, ठीक है। घातक एनीमिया। अच्छा, कमी के बाद सोर्स भी देख लेते हैं। स्रोत शाकाहारियों के लिए मुश्किल है, यानी इसके अधिकांश जो स्रोत होते हैं जंतु उत्पादन के होते हैं। भाई मांसाहारियों को तो अपने भोजन में, जैसे नॉनवेज में जैसे मछली खाते हैं, अंडा या यकृत, लीवर वगैरह खाते हैं, तो उनमें खूब विटामिन B12 मिल जाता है। एक शैवाल भी होती है जिसे कहते हैं स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना जो है अंतरिक्ष यात्रियों का तो भोजन है ही, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो इस स्पाइरुलिना को साथ में लेके जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स भी और विटामिन B12 का भी काफ़ी अच्छा सोर्स। ये स्पाइरुलिना अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहलाता है, और वो स्पाइरुलिना इस विटामिन B12 का भी अच्छा सोर्स है। बाकी जो एनिमल ओरिजिन में, या ऐसे कहते हैं जंतुओं में, जैसे हम भोज्य पदार्थ जो नॉन वेज के रूप में खाते हैं, उनमें ये खूब पाया जाता है विटामिन B12। लिख लेते हैं। अच्छा, विटामिन B12 भी तो एंटी न्यूराइटिक है, यानी ये भी एक काम क्या करेगा, तंत्र की वृद्धि में, विकास में सहायक, और इसकी कमी से वही न्यूराइटिस जैसे लक्षण इसमें भी दिखाई देंगे। ये भी क्या है, एक एंटी न्यूराइटिक है। विटामिन B1, 6 और 12 की बात की थी। तो विटामिन B12 में सोर्स में लिखते हैं, एक तो हो जाएगा स्पाइरुलिना, जो कि एक शैवाल है, एल्गी। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं इसकी एक बात, खासियत जो है, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। अंतरिक्ष यात्रियों का
का भोजन भी कहलाता है। कौन? स्पाइरुलिना। और कोमा करके सोर्स लिख सकते हैं। स्रोत में इसके विटामिन B12 के और आ जाएंगे आपके अंडा, मांस, यकृत, ब्रैकेट में लिख सकते हैं जंतु उत्पाद, एनिमल प्रोडक्ट्स। अक्सर शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। हालांकि कुछ पनीर वगैरह में ये पाया जाता है, लेकिन एक एप्रोप्रिएट या ऐसी बात करें कि अनुकूल मात्रा जो विटामिन B12 की है वो हम शाकाहार भोजन में बहुत कम देखते हैं, बहुत कमी पाई जाती है। इसीलिए अक्सर जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उन्हीं में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। B12 की कमी तो RBC भी कम होगी। तो ये हमने अब तक बात की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12। बचे कौन से? बीच बीच में विटामिन B4 बच गया, 8, 10, 11। कोई टाइम में ये विटामिन B4, 8, 10, 11 होते थे, लेकिन अब विटामिनों की जो परिभाषा दी गई है कि ये रोगों से बचाते हैं, उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं, इनके आधार पर ये जो विटामिन B4, 8, 10 और 11 थे, इनको हमने अब अलग कर दिया। यानी अब ये विटामिन की कैटेगरी में नहीं आते। अभी विटामिन कौन कौन से? बी कॉम्प्लेक्स में B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12। ये सारे विटामिन B12 की कैटेगरी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बाद अगला विटामिन आता है विटामिन सी। जल विलेय विटामिनों में ही बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करने के बाद अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी, देखें बात करें इसकी। विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी में हम अक्सर देखते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में खूब पाया जाता है। इसके अन्य नाम की बात करूं मैं, अन्य नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और एक कॉमा करके लाइन छोड़ रहा हूं इधर। आगे जो रोग देखेंगे, इससे होने वाला रोग, उसका एंटी करके इसका एक और नाम बना देंगे। अन्य नाम, कार्य देखते हैं। कार्य बहुत डाइवर्स हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कार्य देखें अगर हम इसके, तो दांतों एवं मसूड़ों की वृद्धि के लिए आवश्यक और देखते हैं इसके कार्य। आरबीसी एवं एंटीबॉडी निर्माण में सहायक। एंटीबॉडी निर्माण ब्रैकेट में लिख लेते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, के विकास में सहायक।
देखें, ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं अपन पहले बात कर चुके हैं। शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाना, डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये काम किनका होता है? विटामिन सी का। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 कई जगह पर, इंडिया में ही कई जगह पर, जो पेशेंट बिल्कुल सामान्य लक्षण दर्शा रहे, यानी जिनमें कोई बहुत बड़ा ज़्यादा कोई फीवर नहीं आ रहा या कोई बहुत ज़्यादा कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव बताया जा रहा है, तो ऐसे रोगियों में विटामिन सी की टैबलेट्स दी जा रही हैं, क्योंकि ये विटामिन सी क्या कर रहा है? हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। और इसी की जरूरत है अभी। आपने अगर बीच में जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर या फेसबुक वगैरह पर कहीं पर ऐसे मैसेजेस भी देखे होंगे कि नींबू पानी का सेवन करें या नींबू गर्म पानी के में नींबू निचोड़कर गरारे करें, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। क्योंकि देखो उसका कारण है विटामिन सी। हाँ, हीट के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप खाना पका लेते हो या भोजन को बहुत ज़्यादा तेज आंच पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसीलिए खाना बन जाता है, पक जाता है, सब्जी वगैरह पूरी बन जाए, पक जाए, उसके बाद में नींबू निचोड़ेंगे तो टेस्ट भी आएगा और हमें विटामिन सी भी मिलेगा। विटामिन सी की हमने बात की, एंटीबॉडी। और हाँ, दांतों मसूड़ों के विकास के लिए बहुत जरूरी है स्कर्वी। इसकी कमी से होने वाला रोग एक इम्पॉर्टेंट जो अपन बचपन से पढ़ते हैं, स्कर्वी। अब चूंकि ये स्कर्वी रोग से बचाता है, इसलिए इसका एक नाम और क्या दे दिया? एंटी स्कर्वी विटामिन, पढ़ सकते हैं इसको भी। कार्य के बाद आगे बात करें, कमी से रोग तो देख लिया हमने, कमी स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब स्कर्वी में क्या होता है? दांतों में स्कर्वी में दांतों में क्या, सॉरी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ब्रश करते समय मुंह से खून आता है। अब कईयों के क्या होता है, कई बार हम बहुत तेजी से ब्रश करते हैं, कई बार क्या होता है वैसे ही खून आ जाता है। तो कभी कभी खून आना तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लेकिन हर बार खून आ रहा है दांतों में, हम देख रहे हैं, सॉरी, मसूड़ों में सूजन भी है, या अगर हम ब्रश नहीं करें, थोड़ा सा भी ऐसे मसूड़े को दबाएं और ब्लड निकलने लग जाए, इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को स्कर्वी हो। मसूड़े सूज जाते हैं लिटरली, ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। आगे बात करें, इसमें लिख सकते हैं स्कर्वी रोग, ब्रैकेट में लिख देता हूं, मसूड़ों में सूजन एवं बार बार रक्त आना, एवं बार बार रक्त आना। अन्य नाम देखा, कार्य देखा, कमी देखी। और अब बात कर लेते हैं स्रोत की। तो इसके सोर्स बहुत कॉमन है, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, जैसे मैं कह सकता हूं अमरूद, आंवला, नींबू, संतरा, ऑरेंज, मौसमी, और भी देखें, एक स्पेशल उदाहरण है मिर्च। मिर्च में भी काफ़ी विटामिन सी प्राप्त होता है, और ये विटामिन सी पे जलविलेय है हमारे मसूड़ों की वृद्धि विकास के लिए, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, और खुद एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। सोर्सेज हमने देखे,
तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, दो विटामिन हमने पढ़े जल विलेय विटामिन, एक लास्ट और आ जाता है विटामिन पी। विटामिन पी की बात करें हेस्पेरिडिन या सिट्रिन भी कहते हैं। ये भी ध्यान देना, विटामिन पी की बात करूंगा उसमें भी सोर्स यही है, खट्टे फल है। विटामिन पी का फंक्शन क्या, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन पी क्या करता है, हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स, जिसमें शरीर के अंदर रक्त दौड़ रहा है जिन नलिकाओं में, उन नलिकाओं की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन नलिकाओं को फ्लेक्सिबल बनाता है, मजबूत बनाता है। तो कई बार इस विटामिन पी की कमी से ये रक्त नलिकाएं कमजोर होने लगती है, जिससे इंटरनल हिमोरेज का खतरा रहता है, आंतरिक रक्त स्रवण, यानी वो नलिका अंदर ही क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और ब्लड स्किन के नीचे या ऐसे कह सकते हैं शरीर के अंदर ही ब्लड का फ्लो होने लगेगा, हेमरेज कहते हैं। तो आगे विटामिन पी की बात कर लेते हैं। लास्ट जो विटामिन्स में नोट करके लिख लेते हैं, चलो विटामिन पी को ऐसे ही हेडिंग दे देते हैं, विटामिन पी। अन्य नाम हेस्पेरिडीन और सिट्रिन। कार्य देखें, लिख सकते हैं रक्त नलिकाओं की दीवारों, रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, दीवारों, वॉल्स, को मजबूत बनाना। मजबूत बनाना। और बात करें इसके स्रोत भी, अच्छा पहले देख लेते, कमी से आंतरिक रक्त स्रवण हो सकता है, इंटरनल हेमोरेज, आंतरिक रक्त स्रवण, इंटरनल हेमोरेज, आंतरिक रक्त स्रवण। और लास्ट में हम देखते हैं स्रोत, तो इसके स्रोत भी हो जाएंगे खट्टे फल, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, वही खट्टे फल, अमरूद, आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा आदि। तो विटामिन पी की हमने बात की, इसी के साथ हमारे विटामिन्स हुए कंप्लीट। विटामिन B17 की हम बात की थी, हमने लेटराइल के नाम से या एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी बात की थी। तो इसी के साथ हमारे विटामिन्स तो हुए कंप्लीट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बाद विटामिन कंप्लीट। अगले आते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की बात करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें कि भाई खनिज लवण की आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत कम आवश्यकता होती है, और ये खनिज लवण हमारे शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को, कभी तो किसी क्रिया में एंजाइम के सहायक के रूप में होंगे, तो कभी किसी संरचना के निर्माण में सहायता करते हैं। इनकी दैनिक आवश्यकता के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी जिनकी मात्रा अधिक चाहिए, गुरु पोषक तत्व,
और वे पोषक तत्व या वे खनिज पदार्थ जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लघु पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें 7 तत्व जो कि गुरु पोषक तत्वों में, यानी जिनकी मात्रा प्रतिदिन 0.1 ग्राम या इससे अधिक चाहिए, कम से कम 0.1 ग्राम तो चाहिए। जैसे हम बात करें फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सभी गुरु पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। फिर हम बात करते हैं लघु पोषक तत्व, तो इनकी आवश्यकता केवल 0.01 ग्राम होती है, सभी तत्वों की अलग अलग। गुरु पोषक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कितनी थी? 0.1, इनकी कितनी हो जाएगी? 0.01 हो जाएगी ग्राम, 0.01 ग्राम। जैसे हम बात करें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, तो देखते हैं आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, फ्लोरीन। ये 10 ऐसे लघु पोषक तत्व हैं जिनकी दैनिक आवश्यकता 0.01 ग्राम होती है, यानी कम से कम 0.01 ग्राम आप अगर ये सारे 10 तत्व ले लेते हो तो आप इन गुरु पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से सुरक्षित रहोगे। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक आ जाएगा विटामिन के बाद खनिज लवण। खनिज लवण की बात करें तो इस खनिज लवण में हम देखते हैं, खनिज लवण को हम कैटेगराइज कर देते हैं। खनिज लवण में हम 2 प्रकार की कैटेगरी देखेंगे, जिसमें चलो अगली स्लाइड में ही लिख लेते हैं। अगली बात कर रहे हैं खनिज लवण। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। एक तरफ लिखते हैं दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ या गुरु पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरी तरफ आ जाएंगे सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अंतर देखते हैं। दैनिक आवश्यकता, डेली रिक्वायरमेंट, दैनिक आवश्यकता की बात करें तो 0.1 ग्राम प्रत्येक तत्व। ठीक है, ऐसे नहीं कि सभी को मिलाकर 0.1 ग्राम, अलग अलग सेपरेटली सभी जो गुरु पोषक तत्व हैं आपको 0.1 ग्राम तो मिनिमम चाहिए। और अगर हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो इनकी दैनिक आवश्यकता इनकी दैनिक आवश्यकता
0.01 ग्राम प्रत्येक तत्व। अच्छा चलो, अब हमने ये तो बात कर ली प्रत्येक तत्व कौन से तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व है और जो लघु पोषक तत्व या दूसरे हो जाएंगे दीर्घ पोषक तत्व। बात करते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड क्लोरीन, या ऐसे लिख सकते हैं क्लोराइड लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें क्लोरीन गैस नहीं क्लोराइड लवणों की आवश्यकता होती है। क्लोरीन और ब्रैकेट में लिख लेता हूं क्लोराइड। लघु पोषक तत्वों की बात करें तो लघु पोषक तत्वों में जो तत्व हैं उनके नाम लिख लेते हैं। से बात करते हैं आयरन लोहा, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, और बात करें सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, अभी पढ़ के आए हैं कोबाल्ट विटामिन B12 में, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, और अगला हो जाएगा आपके फ्लोरीन, और ये भी हमें फ्लोराइड आयन के रूप में चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं फ्लोराइड। ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से इनकी बात कर ली। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इनके कार्य कौन कौन से। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इन खनिज लवणों के कार्यों की। थैंक यू वेरी मच।